नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोगों का इडियम्स एंड फ्रेजेस का ये थर्ड क्लास है। इसके पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने आप सभी को सिखाया कि किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले किसी भी इडियम्स एंड फ्रेजेस को बिना रट्टा मारे, बिना याद किए हुए आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट के 2 क्लासेस में और आज के भी इस क्लास में हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर कर रहे थे। तो आइए आज के इस वीडियो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको हम आपको शेयर करते चलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का मुखर्जी नगर कहा जाने वाला शहर कौन-सा है? तो वो शहर है आपका बिलासपुर और बिलासपुर में हम लोगों का मंगला चौक पे पहले से एक सेंटर है, ठीक है? अब बिलासपुर में ही हम लोगों का एक दूसरा सेंटर ओपन होने जा रहा है, कहाँ पे? गांधी चौक पे, ठीक है? कहाँ पे शुरू होने वाला है? गांधी चौक पे और यहाँ पे 25 से हम लोगों का बैच शुरू होने वाला है, यानी इसी महीने के 25 जून से हम लोगों का वहाँ पे क्लास शुरू होने वाला है, ठीक है? लेकिन क्लास शुरू होने के पहले आप सभी बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है और इस स्कॉलरशिप टेस्ट में जो भी बच्चा टॉप करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं, फर्स्ट करे, सेकंड आए, थर्ड आए, फोर्थ टू 10 में आए, 11th रैंक आए, ठीक है? तो इनका क्या-क्या इनाम होगा, क्या-क्या प्राइज़ होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट प्राइज़ लाने वाले बच्चे को क्या मिलेगा? तो 90% का डिस्काउंट मिलेगा उसके फ़ी में और प्लस उसको एक स्मार्टफ़ोन मिलेगा, अर्थात कुल मिला के यदि हम लोग इसको ठीक तरीके से समझना चाहें तो 100% उसका फ्री है, प्लस समथिंग एडिशनल उसको बोनस भी मिलने वाला है, ठीक है? और इसी तरीके से बाकी रिमेनिंग सभी प्राइसेज़ में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? तो ये टेस्ट कब है? ये टेस्ट है 19 जून को। इस टेस्ट का डेट को याद रखिएगा, 19 जून को है। कहाँ पे हमारी ब्रांच है भाई? तो गांधी चौक पे ये ओपन हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ब्रांच में विज़िट कर सकते हैं या आप हमारे दिए गए इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? अगला इन्फॉर्मेशन आप सबों के लिए एक और था। अगला इन्फॉर्मेशन ये था कि 14 जून से ही कंपटीशन कम्युनिटी के बिलासपुर ब्रांच में 14 जून से आपके एसएससी का एक दूसरा बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके बैच की टाइमिंग होगी सुबह 7 से 9 और आम तौर पे यही देखा जाता है कि किसी भी दूसरे अदर कोचिंग्स में एसएससी या बैंकिंग की तैयारी करने के लिए आप जाते हैं, तो कम से कम 12,000 से लेकर 20,000 तक आपसे फ़ी लिया जाता है। ठीक है? जबकि हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, आपको सारी सुविधाएँ देने जा रहे हैं, जिसमें आपके बुक्स, स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ शामिल रहेंगे। देने जा रहे हैं, वो है लाइब्रेरी का, यानी कि इसमें आपको लाइब्रेरी की फ्री सुविधा मिलने जा रही है। ठीक है? स्टडी नोट्स वगैरह तो आपको मिलेंगे ही, डेली क्लासरूम के जो पीडीएफ्स हैं, वो आपको मिलेंगे ही। क्लासरूम के डेली बेसिस पे रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी आपको मिलेंगे, एवरी डे के बेसिस पे। डेली आपका जो भी क्लास होगा उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा आपके एप्लीकेशन पे, कंपटीशन कम्युनिटी के एप्लीकेशन पे, उनका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, क्लास पीडीएफ बता रहे हैं, ठीक है? इनके अलावा जो नोट्स वगैरह मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? तो बाकी सारी चीज़ें आपको एडिशनल एक स्टूडेंट को जिस किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जा रही है। सबसे अच्छी बात ये है कि आम तौर पे आज के डेट में किसी भी बच्चे को लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है और लाइब्रेरी के लिए कम से कम ₹700 आपके बिलासपुर शहर में ले लिए जाते हैं, ठीक है? और ये 700 आपको फ्री में यहाँ पे दिया जा रहा है पर मंथ के हिसाब से, ठीक है? तो लाइब्रेरी का कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करना है और दूसरी भी एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है भाई? तो आम तौर पे किसी भी कोचिंग में आप जाते हैं एसएससी की तैयारी करने के लिए, बैंकिंग की तैयारी करने के लिए, तो आम तौर पे आपको केवल प्री की तैयारी करवाई जाती है, मेंस की तैयारी नहीं करवाई जाती। इसके अपोज़िट हम लोगों ने यहाँ पे सारा कार्यक्रम रखा है, अर्थात ये जो आपकी एसएससी की बैच है, इसमें आपकी तैयारी टियर 1 और टियर 2 अर्थात प्री और मेंस दोनों लेवल की कराई जाएगी, यानी कि कंप्लीट तैयारी आपकी कराई जाएगी। चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जीए हो, ठीक है? या वो रीज़निंग ही क्यों ना हो, साथ ही साथ इसमें आपको कंप्यूटर के क्लासेस भी मिलेंगे। यानी कि एसएससी का जो बदला हुआ पैटर्न है 2022 से, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है? चलिए, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप सभी एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए। कंटिन्यू करते हैं हम लोग आज के अपने इस वीडियो सेशन को और यहाँ पे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से स्मूथ सेलिंग हम लोगों ने पिछले क्लास में इस क्वेश्चन को डील किया था। अब इसके आगे निप इन द बड। अब ये निप इन द बड क्या होता है? बड का मतलब होता है कली, निप क्या होता है भाई? अर्ली स्टेज में। ठीक है? यानी क्या करना, किसी भी कली को, किसी भी ग्रोइंग स्टेज वाले व्यक्ति को, वस्तु को, कोई भी चीज़ हो,
जो अभी ग्रो करना शुरू ही की हो, जैसे ही उसका ग्रोथ होना शुरू हुआ हो, उसी अवस्था में उसको क्या करना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है? आ जाइए रिलेटेड ऑप्शन हम लोग ढूँढें, तो क्या है ऑप्शन, पहला ऑप्शन है टू डिस्ट्रॉय अर्ली, मतलब बहुत जल्दी उसको डिस्ट्रॉय कर देना। टू कट द बर्ड्स यानी बर्ड को, कलियों को काटना। टू डिस्ट्रॉय लेट यानी कि लेट से किसी चीज़ को काटना। नॉट टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करना ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देखिए किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कूल एज कुकम्बर। अब कुकम्बर क्या होता है भाई, ककड़ी, खीरा, ठीक है, वो बाय नेचर कैसा होता है, ठंडा होता है। तो उतना ही ठंडा होना जैसा कि ककड़ी होता है, खीरा होता है। ठीक है, अब आ जाइए नर्वस एंड फिगेटी, यानी कि नर्वस से संबंधित, नर्वस हो, बेचैन हो, अशांत हो। अगला है इरिटेटेड एंड एनॉयड, यानी कैसा हो भाई, चिड़चिड़ा हो, एनॉयड हो। काम एंड कंपोज्ड यानी शांत एवं गंभीर। अगला है हैप्पी एंड एक्साइटेड, यानी कि खुश हो और उत्तेजित हो। तो ये जो कुकम्बर होता है ये उत्तेजित नहीं होता है, इसलिए ये कैंसल। ठीक है, एनॉयड नहीं होता, ना ही इरिटेटेड होता है, ना ही नर्वस होता है, इसलिए ये सारे ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब कैसा होता है भाई, तो ये नेचर में शांत होता है। बाई नेचर कैसा होता है, ठंडा होता है, शांत होता है, इसलिए हमारा आंसर बनेगा काम एंड कंपोज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, अ हेयर इन द बर्ड, सॉरी, अ हेयर इन द बटर। बटर क्या होता है भाई, मक्खन। मक्खन कैसा होता है, एकदम चिकना। मान लीजिए आप कोई मक्खन खरीदते हैं, उसके बीच में कोई एक क्या हो भाई, तो एक बाल हो, ठीक है, बाल का टुकड़ा हो उसमें, ऐसा हो सकता है। अब वो बटर लिक्विड स्टेट में हो, या वो जैसे कभी कभी होता है ना, हम लोग खाने के पहले बटर को क्या करते हैं भाई, तो किसी बर्तन में डाल के गर्म कर देते हैं। गर्म करने के बाद आपको पता चला कि अच्छा इसमें एक बाल भी है, उसको निकालना कितना कठिन काम होता है। या सॉलिड स्टेट में भी हो, अंदर कहीं आपको दिख रहा है कि ये एक हेयर है, तो उसको निकालना थोड़ा-सा मुश्किल काम होता है। क्यों मुश्किल होता है? बटर कैसा होता है, तो बटर ऑटोमेटिक कैसा होता है भाई, सॉफ्ट होता है, चिकना होता है। तो एक तो वो खुद ही चिकना है। अब जो चिकना चीज़ हो, उसमें चिकने हाथ से आप उसको पकड़ेंगे, तो पकड़ेंगे भी तो क्या करेगा, स्लिप करेगा, यानी कि परेशानी से भरा हुआ होगा, ठीक है? तो परेशानी से भरा हुआ होना, आइए हम लोग यहाँ पे ढूँढे ईज़ी टू हैंडल, जिसको हैंडल करना, यूज़ करना आसान हो। अगला है स्लिपरी रोड, यानी फिसलने वाला रोड। अगला है सिंकिंग इन डेप्थ, यानी कि कर्ज में डूबा हुआ। और चैलेंजिंग सिचुएशन, तो अब जो आपका सिचुएशन होगा वो कैसा होगा, तो यहाँ देखिए ट्रबलसम है नहीं, तो एक ही आंसर बचा आपका चैलेंजिंग सिचुएशन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ईज़ी मनी, अब क्या करना भाई, मनी का मतलब पैसा, ईज़ी मतलब आसानी से, यानी कोई ऐसा काम करना जिसमें पैसा आसानी से बनता हो, पैसा जिसमें आसानी से बनता हो, इससे रिलेटेड आइए हम लोग ऑप्शन ढूँढना शुरू कर दें। कलेक्ट समवन्स कैश फॉर देम ईज़िली, किसी के लिए कैश को आसानी से कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। हार्ड वर्क, वर्क हार्ड टू अर्न अ लार्ज सैलरी विदाउट टेलिंग एनीवन, यानी कि बिना किसी को बताए हुए हार्ड वर्क करना, मोटा सैलरी पाने के लिए, बड़ा सैलरी पाने के लिए। हैव मनी विदाउट मच एफर्ट, यानी कि बिना किसी परिश्रम के, बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना पैसा अर्न करना, में भी इलीगली, वो चाहे वो इलीगल तरीका ही क्यों ना हो, लेकिन ज़्यादा पैसा कमाना कैसे, विदाउट मच एफर्ट, बिना ज़्यादा मेहनत किए, थोड़ा बहुत परिश्रम करके आसानी से पैसा कमाना। अगला है हैव नो डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग मनी दैट इज़ ड्यू, जो पैसा किसी के पास उधार हो उसको कलेक्ट करने में कोई परेशानी ना हो, तो ये उधार वाला पैसे की बात यहाँ पे कर नहीं रहा है। किसी दूसरे के लिए पैसा कलेक्ट करने की बात हो नहीं रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ड, वर्क हार्ड लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत है। तो अब हमारा आंसर क्या बनेगा, अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बरी द हैचेट। अब ये हैचेट क्या होता है भाई, ठीक है, आप इसको समझिए कुल्हाड़ी, ठीक है, बरी का मतलब क्या है, दफन कर देना। अब याद कीजिए, जैसे पुष्पा मूवी आप सभी ने देखा था, और याद कीजिए पुष्पा मूवी में वो जो एसपी साहब थे, वो जैसे ही क्या करते हैं, पुष्पा पे बंदूक निकालते हैं, पुष्पा को ऐसे बंदूक भिड़ाते हैं, पुष्पा के जो सपोर्टर्स होते हैं तुरंत कुल्हाड़ी लेके उसके सामने दौड़ जाते हैं, पूरे पुलिस वालों को घेरने का वो लोग प्रयास करते हैं, ठीक है? याद कीजिए। अब ये कब हो रहा था, जब दोनों में दुश्मनी थी। अब ज़रा याद कीजिए, जो पुष्पा के सपोर्टर्स थे, जिन लोगों ने पुलिस वालों के खिलाफ कुल्हाड़ी का यूज़ किया था, ठीक है? यदि उन सभी कुल्हाड़ी को क्या कर दें, कहीं पे दफन कर दें, क्या कर दें, ज़मीन के अंदर गाड़ दें। अब इसका मतलब क्या निकलेगा कि दोनों क्या हो गए, दोनों मिल गए, दोनों क्या हो गए, दोस्त हो गए, यानी पुरानी दुश्मनी को खत्म कर देना, दोस्ती कर लेना। आइए इससे रिलेटेड हम लोग ऑप्शन ढूँढते हैं। पहला ऑप्शन है टू स्टॉप टॉकिंग टू समवन, यानी कि किसी से बात करना बंद कर देना। टू एंड अ क्वेरल, यानी कि कोई झगड़ा जो है उसको समाप्त कर देना। टू बरी ओल्ड थिंग्स,
पुरानी चीज़ों को गाड़ देना। अगला है टू फाइट विद समवन, किसी से लड़ाई करना। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा लड़ाई खत्म करने से संबंधित, दुश्मनी खत्म करने से संबंधित, दैट इज ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? टू फाइट साई ऑफ। साई का मतलब क्या होता है? शर्माना, शर्मिंदगी, ठीक है। फाइट का मतलब क्या होता है? लड़ाई करना। अब आप याद कीजिए हम में से कई लोग हेजिटेटिंग नेचर के होते हैं, और जैसे कुछ बच्चों में नेचर होता है कि वो किसी बड़े व्यक्ति को देखते हैं तो आमतौर पे उसके पास आसानी से वो नहीं जा पाते, अपने आप को उन बड़े लोगों के सामने जाके स्मूथ फील नहीं करते। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब आ जाइए यहाँ पे देखिएगा जरा सा क्या होता है। तो साई और फाइट यानी कि इस प्रकार का जो नेचर वाला व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? हेजिटेटिंग नेचर का होता है। आइए इससे रिलेटेड ऑप्शन ढूंढते हैं। टू ओवरकम वंस वीकनेस, यानी कि किसी के कमजोरी को हराना, खत्म करना, कमजोरी को दूर करना, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट होना। टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, कुछ करने से परहेज करना, बचना। अगला है टू अटैक विदाउट वार्निंग, बिना वार्निंग दिए सीधा अटैक कर देना। और अगला है टू स्ट्रगल हार्ड। तो जो बच्चा है बड़े लोगों के सामने जाने में कैसा फील करता है? बहुत कठिनाई महसूस करता है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। अब देखिए ये आर्म होता है, ठीक है। अब ये जो हमारा आर्म है, इस आर्म के दूरी पे किसी को रखना, आर्म की दूरी पे किसी को रखना, मतलब आर्म की दूरी पे रखिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए? तो मतलब होना चाहिए किसी को बहुत दूर रखना, यानी किसी को नज़दीक नहीं लाना, किसी को करीब नहीं होने देना। जैसे कई दोस्त आपके होते हैं, कई लोगों का ऐसा नेचर भी होता है, दोस्ती सबसे रखिए लेकिन बहुत क्लोज मत होइए, ठीक है। कुछ ऐसा ही इसका मीनिंग होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या होगा भाई? दूर रखने से संबंधित। तो आ जाइए हम लोग दूर रखने से संबंधित किसी ऑप्शन को ढूंढते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है हमारा आंसर। तो हमारा पहला ऑप्शन है रेस्ट्रिक्ट समवन टू अ स्मॉल स्पेस टू स्टैंड, यानी किसी को थोड़ी दूरी पे खड़ा कर देना, रोक देना, भाई उसके आगे मत आना तुम, ठीक है। अगला है अलाउ समवन टू टॉक ओनली फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी किसी को थोड़ी दूरी पर ही अलाउ करना, उससे नजदीक मत आना, ऐसा वाला। अगला है मेक समवन स्टे आउटसाइड, यानी किसी को क्या कर देना? बाहर ही रोक देना। अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विदाउट विद समवन, यानी किसी से क्या करना भाई? फ्रेंडली नहीं होना, किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होना, फ्रेंडली होने से बचना। अब देखिए या तो आपका आंसर ये होना चाहिए था या फिर आपका आंसर ये होना चाहिए था, ठीक है। तो हमारा आंसर फिलहाल क्या होगा? यहाँ पे फ्रेंडली नहीं होना की बात कर दी गई, तो ये हमारा नहीं होगा, यानी कि थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखना, यानी किसी को बहुत क्लोज नहीं आने देना। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है स्टिकी फिंगर्स। क्या है भाई? स्टिकी फिंगर। फिंगर का मतलब क्या होता है? उंगली। स्टिकी का मतलब कैसा होता है भाई? चिपचिपा। आप जरा सोच लीजिए, आपका हाथ जो हो स्टिकी हो, इसमें कुछ ऐसा चीज लगा हो जो स्टिकी हो। अब आप इसको लेकर के जो भी काम कीजिएगा वो क्या करेगा? आपके लिए एक कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनेगा, कहीं ना कहीं वो आपको काम करने इसमें बाधा खड़ा करेगा, वो बाधक बनेगा, ठीक है। यानी आपके लिए कहीं न कहीं ट्रबल क्रिएट करेगा, परेशानी क्रिएट करेगा। आ जाइए ढूँढते हैं, ऑप्शन क्या होगा? एन इंक्लिनेशन टू स्टील, यानी कि कुछ चोरी करने का आदत होना, स्वभाव होना। हाँ, इसका एक ये भी होता है। स्टिकी मतलब चिपचिपा होता है, ठीक है। और फिंगर का मतलब क्या होता है भाई? उँगली होता है। ये भी एक इसका दूसरा साइड होता है, इसको भी समझना ज़रूरी है। अब जैसे हम लोगों का ये फिंगर है, उँगली है, ठीक है, हाथ है तो हाथ में फिंगर होगा ही। हम में से कुछ लोगों का ये आदत होता है चोरी करने का। अब चोरी करने का जिनका आदत होता है, वो कहीं भी गया देखा अच्छा यहाँ जो सामने वाले हैं थोड़े से केयरलेस हैं, अच्छा तो क्या उसका हाथ जो है ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे चोरी करने के लिए बढ़ रहा होता है, ठीक है? इसको समझिएगा। तो चोरी करने के लिए बढ़ रहा होता है। अब वो व्यक्ति क्या करता है? जैसे ही देखा सामने वाला हल्का-सा भी, थोड़ी देर के लिए भी अनअवेयर हुआ, तुरंत वो सामान उठाया, अपने पॉकेट में डाला, सीधा वहाँ से 9-2-11। इस तरीके की हरकत कुछ मेल या फीमेल हमारे आपके सोसाइटी में करते हुए पाए जाते हैं, ठीक है? तो उनका ये जो हाथ है, इसके लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं स्टिकी फिंगर। तो स्टिकी उनका फिंगर होता है, यानी कि उस काम को करने के लिए वो हमेशा बेचैन होता है, चिपचिपा टाइप का होता है, और चोरी करते हुए जब पकड़ लिए जाते हैं, तो फिर क्या होगा? आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है, ठीक है? यही दूसरा साइड हम आपको समझा रहे थे। अब आ जाइए इन्हीं दोनों में से कोई एक आपका आंसर हो सकता है। आइए चेक करते हैं। एन इंक्लिनेशन टू स्टील, यानी चुराने का स्वभाव होना, आदत होना, प्रवृत्ति होना। अगला है अ हैबिट ऑफ लिकिंग फिंगर, यानी उँगली चाटने का एक आदत होना, ठीक है, हैबिट होना। अ टेंडेंसी टू इंटरफेयर, यानी हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति होना। अगला है अ टेंडेंसी टू फॉरगेट, भूलने की प्रवृत्ति होना। तो भूलना और इंटरफेयर इसका होगा नहीं। उँगली चाटने से संबंधित इसका है नहीं।
फिर परेशानी या चोरी से संबंधित एक ही ऑप्शन बचता है और वो है ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है टू होल्ड वाटर। वाटर क्या होता है भाई? पानी। होल्ड का मतलब क्या होता है? पकड़ के रखना, बनाए रखना। जैसे हम लोग बोलचाल में नहीं कहते हैं कि कोई व्यक्ति था, उसके पापा या जो उसके पूर्वज थे बहुत फेमस व्यक्ति थे, ठीक है? लेकिन उसके जो बच्चे हुए वो उस तरीके के नहीं हो सके और वो अपने पूर्वजों का जो मान सम्मान था उसको मिट्टी में मिला देते हैं, सब बर्बाद करके रख देते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसी वाली बातें यहाँ पे बताई जा रही है। तो आइए इसे रिलेटेड ऑप्शन हम लोग ढूँढना शुरू करते हैं। तो लोग 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक लोग या पब्लिक या समाज जो उनसे आशा करती है कि उनके पूर्वजों ने जो सम्मान रखा था, जो मान मर्यादा सम्मान उन लोगों ने प्रतिष्ठा जो बनाया था, उसको उनके जो वंशज हैं वो मेंटेन करके रखें। होल्ड का मतलब क्या होता है? पकड़ के रखना, बनाए रखना। तो होल्ड वाटर, वाटर का मतलब प्रतिष्ठा भी होता है। तो प्रतिष्ठा को क्या करना? पकड़ के बनाए रखना। आ जाइए रिलेटेड ऑप्शन ढूँढते हैं हम लोग। टू बी वैलिड एंड रीज़नेबल यानी कि वैलिड और रीज़नेबल होना। अगला है टू बी अनस्टेडी एंड डीप यानी कि लड़खड़ाना और डीप होना, ठीक है? अगला है टू डू समथिंग डेंजरस यानी कुछ खतरनाक काम करना। अगला है टू फाइट एन अपोनेंट यानी शत्रु से लड़ाई करना। तो हमारा आंसर लड़ाई करने से संबंधित है नहीं, डेंजर से संबंधित है नहीं, अनस्टेडी और डीप से संबंधित है नहीं। फिर एक ही है वैलिड के कारण हमारा आंसर हो जाएगा वैलिड जो होल्ड से रिलेटेड है, इस कारण हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? प्ले विथ फायर। प्ले का मतलब क्या है? खेलना। फायर मतलब आग, आग के साथ खेलना, आग से खेलना। अब जरा सोचिए आग से जो खेलने वाला व्यक्ति होगा वो कैसा होगा? बहुत साहसी व्यक्ति होगा, बहुत दुस्साहसी व्यक्ति होगा, या तो बहादुर होगा या फिर बहुत दुस्साहसी जिद्दी हठी टाइप का व्यक्ति होगा, खतरों का खिलाड़ी होगा, अक्षय कुमार टाइप का। अब आ जाइए ढूंढते टू बी करेजस यानी कि करेजस होना, साहसी होना। टू स्प्रेड नॉलेज ज्ञान का प्रसार करना। टू डू समथिंग डेंजरस कुछ खतरनाक काम करना। अगला है टू फाइट एन अपोनेंट, तो अपोनेंट होगा नहीं, डेंजरस होगा नहीं, स्प्रेड नॉलेज होगा नहीं। आंसर क्या बन जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा टू बी करेजस यानी कि साहसी होना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट क्या होता है? एक प्रकार का बाजा, एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है? ब्लो मतलब बजाना, और किसका बजाना? ओन, योर ओन यानी अपना खुद का बाजा बजाना, यानी कि मतलब क्या होता है? अपनी बांसुरी खुद ही बजाना, यानी कि सेल्फ प्रेज करना, हमेशा अपनी तारीफ करना, अपनी तारीफ में ही बातें करना। जैसे हमारे आपके समाज में देखिएगा कुछ मेल या फीमेल ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की बातें करेंगे, कोई अपनी बीवी की बातें करेगा, कोई अपने हस्बैंड की बातें करेगा। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ़ अपने या अपने से संबंध रखने वाले व्यक्तियों की ही चर्चा सुबह से रात तक करते रहते हैं। किसी के पास जाएँगे, उनको लगता है कि हमारे बच्चे से, हमारी पत्नी से, हमारे हस्बैंड से, हमारे सास से, हमारे ससुर से, हमारे फैमिली वाले से बढ़िया कोई है ही नहीं। यानी कि अपनी तारीफ़ करना, अपने तारीफ़ में पुल बाँधना, ठीक है? इससे संबंधित आइए ऑप्शन ढूँढें। बोस्ट अबाउट वन्स ओन क्वालिटीज़ यानी अपने खुद के क्वालिटीज़ का क्या करना? बढ़ा-चढ़ाकर उसको बताना। कीप अवे द डस्ट फ्रॉम योर इंस्ट्रूमेंट अपने इंस्ट्रूमेंट से डस्ट को, धूल को हटाना यानी उसको साफ करना। प्रैक्टिस प्लेइंग म्यूजिक यानी म्यूजिक बजाने का प्रयास करना। प्ले ऑन योर ओ योर सॉरी प्ले ऑन योर इंस्ट्रूमेंट यानी अपना इंस्ट्रूमेंट बजाना, ठीक है? तो इससे मतलब है नहीं, इससे मतलब है नहीं। फिर एक ही ऑप्शन आपके पास बचा बोस्ट से संबंधित, बोस्ट यानी डिंग हाँकना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताना, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का क्या है? स्नेक इन द ग्रास। ग्रास का मतलब क्या होता है? तो ग्रास का मतलब होता है घास। स्नेक का मतलब क्या होता है? होता है सांप। जरा सोचिए जैसे बारिश की मौसम आती है तो जो खाली ज़मीन होती है, सड़कों के किनारे या ग्राउंड्स में जो फील्ड होते हैं, मैदान होते हैं, वहाँ पे बारिश का जब मौसम आता है, तो वहाँ उसमें घास जो है बड़ा-बड़ा हो जाता है, ठीक है? अब मान लीजिए कि ये ग्राउंड का लेवल हो और घास इतना ऊँचा हो गया हो, ठीक है? अब ज़रा सोचिए घास यदि इतना ऊँचा हो गया हो, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर कोई साँप छुप के बैठा हुआ हो या कोई इस प्रकार का ज़हरीला जानवर उसमें छुप के बैठा हुआ हो, तो आम तौर पे हम लोग जब घास पे चल रहे होते हैं तो वो दिखाई तो नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही उसके नज़दीक आप जाइएगा वो क्या करेगा? तुरंत आपको बाइट कर लेगा यानी कि अपना डंक लगा देगा, ठीक है? काट लेगा आपको। यानी कि वो जो साँप होता है कैसा होता है? छुपा होता है, यानी इसी प्रकार से कोई छुपा हुआ एनिमी होना, ठीक है? या कुछ भी इस प्रकार से छुपा हुआ चीज़ होना जो आपको नुकसान पहुँचाता है। आइए इससे रिलेटेड ऑप्शन ढूँढते हैं। अ सडन डेथ यानी अचानक से होने वाली मौत, अगला है गुड फॉर्च्यून यानी कि सौभाग्य, अगला है अ हिडन एनिमी
छुपा हुआ दुश्मन। अगला है अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट से इसका कोई मतलब है नहीं, फॉर्चून से मतलब है नहीं, डेथ से मतलब है नहीं। क्या आंसर बनेगा? आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फेस्ट वंस आईज ऑन। अब फेस्ट क्या होता है भाई? आई क्या होता है? आई का मतलब आंख। ऑन का मतलब क्या होता है? आई ऑन का मतलब होता है किसी चीज पे निगरानी रखना। फेस्ट का मतलब क्या होता है? फेस्ट का यूज हम लोग ऐसी बात को बताने के लिए करते हैं जब किसी विशेष अवसर पे कोई त्योहार हो, या आपके हमारे यहाँ जो शादियां होती है तो उसमें जो बहुत सारे गेस्ट आते हैं, किसी विशेष उद्देश्य को लेके, विशेष मुद्दे को लेकर के बहुत सारे गेस्ट का इकट्ठा होना, क्राउड का इकट्ठा होना, ठीक है? और इन सभी का किसी एक ही जगह पे ध्यान देना, ये होता है फेस्ट, ठीक है? किसी एक ही बात पे ज़्यादा फ़ोकस करना, ये होता है फेस्ट। अब आपको फेस्ट का मीनिंग यदि नहीं भी समझ में आए तो आप सिर्फ़ इतने से देखिए, इतने से आप अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। वन्स आई ऑन, आई ऑन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पे निगरानी रखना, सतर्क रखना, नज़र बनाए रखना, उसमें कोई गलती ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई उसका मिसयूज़ ना करने पाए। आइए इससे रिलेटेड ऑप्शन ढूँढते हैं। अरेंज अ डिलीशियस मील, यानी कि एक अच्छे स्वादिष्ट भोजन का इंतज़ाम करना, व्यवस्था करना। गेज़ एट समथिंग विथ प्रेशर, यानी कि प्रेशर के साथ किसी चीज़ पे क्या करना? गेज़ एट का मतलब होता है टकटकी लगा के देखना, यानी कि निगरानी रखना, ठीक है? प्रेशर के साथ क्या करना भाई? गेज़ एट करना। जैसे कभी-कभी होता है ना कि बच्चों को डराने-धमकाने के लिए बच्चों के जो माता-पिता होते हैं या उनके जो भी पेरेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? थोड़ा-सा ऐसे आँख करके देखते हैं, "एई!" ऐसे इस तरीके से, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो बच्चा क्या करेगा भाई? डर जाएगा। प्रिपेयर अ रेयर डेलिकेसी, ठीक है? तो रेयर डेलिकेसी से कोई मतलब नहीं है। नोटिस समथिंग अलार्मिंग, नोटिस से इसका कोई संबंध नहीं है। तो अब और डिलीशियस मील से भी इसका कोई संबंध नहीं। तो गेज़ एट यानी देखने से संबंधित एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोवन हूफ। अब ये हूफ क्या है भाई? हूफ का मतलब होता है जानवरों का खुर। क्लोवन क्या होता है? फटा हुआ होना। क्लोवन क्या होता है? फटा हुआ होना। जैसे गाय भैंस का आप देखेंगे तो जो खुर होता है वो 2 टुकड़े में बँटा हुआ होता है। लेकिन जो कैमल वगैरह होते हैं या कुछ दूसरे जो जानवर होते हैं उनका जो हूफ होता है वो एक ही टुकड़े का होता है। उसको 2 पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइडेड आप नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार का जो ये जो हूफ होता है ये क्या करता है? उनके लिए परेशानी का सबब होता है। कैसे? जो कैमल है वो डेज़र्ट में भी आसानी से चल पाता है और ज़मीन पे भी आसानी से चल पाता है। जबकि गाय टाइप का भी जो भी जानवर होता है, गाय भैंस टाइप के जो भी जानवर होते हैं जिनके खुर जो है फटे हुए होते हैं, जिनका हूफ जो है फटा हुआ होता है, वो ज़मीन पे तो बड़े अच्छे से चल पाते हैं। लेकिन ऐसे जानवर मरुस्थल में जाकर, डेज़र्ट में जाके अच्छे से नहीं चल पाते, इनको बहुत सफ़रिंग झेलना पड़ता है, ठीक है? तो ट्रबल से, सफ़रिंग से संबंधित आइए हम लोग ऑप्शन ढूँढे। अ सिंबल और इंडिकेशन ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुशी का संकेत होना, कैंसल हो गया। अ सिंबल और इंडिकेशन ऑफ सॉरो में भी हो सकता है। अगला बढ़ते हैं। अ सिंबल और इंडिकेशन ऑफ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन से कोई मतलब नहीं है। अ सिंबल और इंडिकेशन ऑफ इविल, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इविल, यानी बुराई से संबंधित। सॉरो यानी दुःख से संबंधित नहीं होगा, ये कैंसल हो गया। इविल क्यों? क्योंकि ये जो इनका क्लोवन हूफ होता है, फटा हुआ जो खुर होता है, ये एक प्रकार की इनकी क्या होती है? बुराई भी होती है, इनका वीकनेस भी होता है। तो ये सॉरो नहीं होता, वीकनेस होता है, इसलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या? लाइफ एंड सोल। लाइफ क्या भाई? जीवन। सोल क्या होता है भाई? आत्मा। तो जीवन और आत्मा क्या है भाई? दोनों एक दूसरे का अभिन्न अंग है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता और ये मिलके ही कंप्लीट बॉडी होता है, या हम सब लोग कंप्लीट होते हैं इन दोनों के एक साथ रहने से। अगला ऑलवेज टुगेदर, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑलवेज टुगेदर हो सकता है। अ हैपनिंग पर्सन इन द पार्टी, यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति होना किसी पार्टी का जो पूरे पार्टी का मैनेजमेंट देख रहा होता है, कहाँ पे क्या चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं चाहिए, कहाँ पे क्या कितना अरेंज करना है, ये देखने वाले व्यक्ति को कहते हैं अ हैपनिंग पर्सन इन द पार्टी, ठीक है? अगला देखिए वेरी क्लोज टू समवन, किसी के बहुत नजदीक होना। अगला है गिव वंस लाइफ फॉर वंस लव, यानी किसी के प्यार के बदले किसी की जिंदगी देना। गिव वंस तो प्यार और जिंदगी और मोहब्बत से यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, ठीक है? लाइफ एंड सोल, यानी ये दोनों कैसे रहते हैं? हमेशा साथ साथ रहते हैं, जिंदगी और सोल। सिर्फ एक ही कंडीशन में अलग होते हैं, कब? जब ये व्यक्ति जब मर जाता है, डेथ हो जाता है, तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, तो लाइफ एंड सोल अलग अलग हो जाते हैं। बाकी सभी सिचुएशन में दोनों सेम होते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इसका जो प्रयोग किया जाता है इसको आप ठीक से समझिएगा। लाइफ एंड सोल, तो लाइफ क्या है भाई और आत्मा क्या है? तो जो पूरा पार्टी चल रहा था या चल रहा होता है, उसमें वो जो व्यक्ति अरेंज करने वाला व्यक्ति होता है, वो उस पूरे के पूरे पार्टी का, उस पूरे के पूरे पार्टी का आप उसको कह सकते हैं लाइफ है, या कह सकते हैं कि उस पूरे के पूरे पार्टी का अरेंजमेंट का पूरा ठेका जिसका होता है वो उस पार्टी की आत्मा है, लाइफ है, ठीक है?
तो यहाँ पे ये यूज़ किया जाता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, इस केस में यूज़ किया जाता है ऐसे सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए। कैसे सिचुएशन को? जो पार्टी वाला होता है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लाइफ एंड सॉन्ग। अब यदि ये ऑप्शन दिया हुआ ना होता तो हमारा आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, ऑलवेज टुगेदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ड्रॉ द लॉन्ग बो। अब बो क्या होता है भाई? धनुष, ठीक है। अब जरा सोचिए, जो धनुष है, जैसे आप सुने कि छुअत चाप आप चढ़ी गयऊ, राम जी के बारे में जो कहा जाता है सीता स्वयंवर के समय कि वो जो धनुष था बाकी लोगों से उठ नहीं रहा था, लेकिन राम जैसे ही धनुष को उठाते हैं, एक तो छूते के साथ धनुष आसानी से उड़ जाता है, और दूसरा जैसे उठाते हैं अपने आप उसका जो वो जो तीर था वो मतलब तीर चढ़ाने वाला वो जो कमान होता है, धागा वाला पार्ट होता है, वो अपने आप क्या होता है? चढ़ जाता है, ठीक है। और फिर क्या किया जाए भाई? तो अर्जुन वगैरह के केस में उसको बताया जाता है कि इतना खींचा, मतलब इसका जो ये था धागा वाला जो पार्ट होता है बहुत खींचा। अब इसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, ड्रॉ द लॉन्ग बो, मतलब उसको बहुत लंबा खींचना। बहुत लंबा खींचना से मतलब समझ रहे हैं? बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को बताया जा रहा है। जितनी चीज़ें एक्चुअली है उससे ज़्यादा उसको बताया जा रहा है। आइए इससे रिलेटेड ऑप्शन ढूँढते हैं। पहला ऑप्शन है आर्ग्यू विद अदर्स ऑन पेटी मैटर्स। पेटी यानी साधारण तुच्छ महत्वहीन, तो साधारण तुच्छ महत्वहीन बातों पे दूसरों से क्या करना भाई? आर्ग्यू कर लेना, तर्क वितर्क करना, बहस करना। डीले इन मेकिंग डिसीजन, डिसीजन लेने में देर करना। अगला है एक्सैजरेट समथिंग, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना। अगला है टू बी एंगेज्ड इन एन एनर्जेटिक एक्टिविटी, यानी कि किसी सकारात्मक ऊर्जावान एक्टिविटी में, काम में खुद को एंगेज करना। तो इससे संबंधित ये है नहीं। बढ़ा चढ़ाकर बताने से संबंधित एक ही ऑप्शन था और वो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बर्न ब्रीज। अब ब्रीज क्या होता है भाई? पुल होता है। बर्न क्या करना भाई? उड़ा देना, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे आर्मी के बारे में आप जानते होंगे कि आर्मी में जो इंजीनियर्स होते हैं, सेना के पास ऐसे लोग होते हैं जो क्षण भर में यानी कि शॉर्ट टाइम में किसी भी काम को कर पाते हैं। जैसे आमतौर पे कहीं पे ब्रिज का निर्माण करना हो, कहीं पे पुल का निर्माण करना हो, ठीक है। तो आम तौर पे सिविल लोगों को इस काम को करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन सेना वाले लोग क्या करते हैं? उनके पास कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका यूज़ करके वो कम से कम समय में तुरंत किसी काम को कर पाता है। जैसे किसी नदी को पार करना हो आर्मी को, तो उस नदी पे छोटा-सा ब्रिज बना लेंगे और उस ब्रिज से ऐसे जैसे मान लो ऐसे ये कोई ब्रिज बना लिए, ठीक है, यहाँ पे कोई नदी थी। अब पूरी की पूरी आर्मी इस पे चढ़ के पार कर जाएगी और जैसे ही इसको पार करके इधर आ जाएगी, ठीक है, इधर से आगे ऐसे बढ़ जाएगी। अब यही आर्मी क्या करते हैं? इस ब्रिज को एक्सप्लोड कर देती है, उड़ा देती है, ठीक है। इसी को कहा गया बर्न द ब्रिज। अब जब उड़ाएगी तो ज़रा सोचिए कि उड़ाते समय वो प्यार के साथ उड़ाएगी, काफ़ी ममता के साथ उड़ाएगी, या बेरहमी के तरीके से इसको उड़ाया जाएगा। तो कोई भी डिस्ट्रक्टिव काम जो होता है, कोई भी विनाशकारी काम जो होता है, कोई भी डिस्ट्रक्टिव काम जो होता है वो कैसा होता है? वो निर्दयी तरीके से किया जाता है। तो आ जाइए इससे रिलेटेड ऑप्शन ढूँढें। टू एक्ट केयरफुली यानी कि सावधानीपूर्वक काम करना। अगला है टू एक्ट हार्शली, यानी कि हार्शली काम करना, कठोरता के साथ, क्रूरता के साथ काम करना। टू एक्ट स्लोली, धीरे-धीरे काम करना। एक्ट हैपीली, हैपीली से कोई मतलब नहीं, स्लोली से कोई मतलब नहीं, केयरफुली से कोई मतलब नहीं, हार्श से संबंधित एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितने आसान तरीके से मुस्कुराते हम लोग यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस को सॉल्व करें। इसी तरीके से इस आर्ट को डेवलप करके आप खुद भी किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले किसी भी इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते आगे यहाँ से अगले कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूट एंड ब्रांच, जरा ध्यान दीजिए। रूट क्या होता है भाई? जड़। ब्रांच क्या होता है भाई? उसका ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। तो जो रूट है और ब्रांच है, तो किसी भी पेड़ में होता क्या है? एक रूट होता है, बाकी उसका ट्रंक होता है, जो बीच का तना होता है, बाकी उसके ब्रांचेज होते हैं। तो सब के सब को आप क्या कीजिए? उड़ा दीजिए, उखाड़ दीजिए, हटा दीजिए, मिटा दीजिए। मतलब आप कर क्या रहे हैं? कंप्लीटली किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करें? कंप्लीटली वाला काम कर रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रक्शन करें या कुछ और करें, यानी टोटल एज अ होल। आ जाइए, एज अ होल से संबंधित ऑप्शन ढूंढे। कंप्लीटली चेंज्ड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो पूरी तरीके से परिवर्तित कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना। बेसिक नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी चीज का बेसिक नॉलेज होना। ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किसी चीज का इंपॉर्टेंट पॉइंट होना। कंप्लीट स्ट्रेंथ और एनर्जी, तो कंप्लीट स्ट्रेंथ और एनर्जी मतलब है नहीं, ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, ये भी नहीं है, तो कंप्लीट से संबंधित एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है स्केलेटन इन द कबर्ड। अब ठीक से समझिएगा। अब ये हमारे आपके घर में कबर्ड होता है, कबर्ड यानी अलमारी, ठीक है।
तो जो अलमीरा होता है हम लोगों के घर में, अलमारी होता है हम लोगों के घर में, हम लोग क्या करते हैं उसमें कई सारी चीज़ों को रखते हैं, कपड़े वगैरह वगैरह। अब यदि आप या किसी के कबर्ड में अचानक से कोई स्केलेटन दिखाई पड़े, स्केलेटन समझते हैं, कंकाल तंत्र उसमें दिखाई पड़े। अब जरा सोचिए, तो पहली बात तो ये कि व्यक्ति डर जाएगा। दूसरा, इस बात को वो दूसरे को बता भी नहीं सकता कि भाई मेरे अलमारी में स्केलेटन है, ठीक है? अब उसको क्या करेगा, धीरे-धीरे वहाँ से निकाल के बाद, जैसा कि क्रिमिनल लोग करते हैं, ठीक है? कि अपनी महबूबा को, अपनी गर्लफ्रेंड को मार के फ्रिज में रख दिए, कोई अलमारी में रख देता है, कोई ब्रीफ़केस में रख देता है और आराम से कंधे पे जो बैग होता है, उस बैग को ले लिया या अदर जो बैग्स होते हैं, झोला जो होता है, उसमें थोड़ा-थोड़ा पीस उसका डाल लिए और लेके गए, ले जाके कहीं उसको क्या करें, कहीं डिस्पोज़ करें, कहीं नाली में फेंक दिए, कोई नदी में फेंक दिए, कहीं जंगल में फेंक दिए, कहीं जानवरों को खिला दिए वगैरह, वगैरह, ठीक है? इस प्रकार की बातें होती हैं। तो एक क्या होगा भाई, एक तो मेरे लिए डर की बात है, दूसरा शर्मिंदगी की भी बात है, तीसरा कि हम किसी को बता भी नहीं सकते। अब आइए इससे रिलेटेड हम लोग ऑप्शन को ढूँढे, कौन-सा हमारा आंसर होगा। अ पॉपुलर फैक्ट, सबसे पहले पॉपुलर फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, ये देखिए सीक्रेट है, इससे संबंधित में भी हो सकता है। अ पॉपुलर फैक्ट व्हिच इज़ नॉट हिडन, एक ऐसा पॉपुलर फैक्ट जो हिडन नहीं है, सर्वविदित है, सबको पता है। तो सबको कैसे पता होगा कि आपके घर में जो अलमीरा है उसमें स्केलेटन है? तो ये ऑप्शन तो पहले बार चला गया। एन एम्बैरेसिंग फैक्ट नॉट टू बी केप्ट सीक्रेट, एक ऐसा शर्मिंदगी वाली बात जो सीक्रेट नहीं रखा जा सकता, सीक्रेट नहीं रखेंगे मतलब सबको बता देंगे, तो ये भी नहीं होगा। अगला है एन एम्बैरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, शर्मिंदगी से भरा हुआ है। और दूसरा कि हम उसको बता भी नहीं सकते, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब पॉपुलर फैक्ट ऐसा नहीं है जिसको छुपा के रखा गया, तो ये पॉपुलर था इसलिए ये कैंसल हो गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है टू बी अप्स एंड डाउन। अप का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसे ऊपर। डाउन का मतलब क्या होता है, ऐसे नीचे। अप एंड डाउन मतलब क्या होता है, कभी उतार कभी चढ़ाव, यानी कि सिचुएशन जो है वो कह सकते हैं कि फ्लैट नहीं है, वो रेगुलर नहीं है। तो कोई भी सिचुएशन जो होता है, चाहे हमारे आपके लाइफ का हो, या वो स्टॉक मार्केट का हो, या किसी बिजनेस का हो, उसमें उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। ये रेगुलर वे में नहीं चल सकता हमेशा, ठीक है? अब आ जाइए रिलेटेड ऑप्शन को ढूँढते हैं। अ मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स, मतलब अच्छे और बुरे चीज़ों का मिक्सचर होना। अगला है टू गो अप एंड डाउन, यानी कि उथल-पुथल होना, उसमें चेंज होते रहना, अप एंड डाउन होते रहना। टू हैव अ हाउस ऑन सेकंड फ्लोर पे घर का कोई मतलब नहीं है। अगला है टू मिस अ हार्ट बीट, यानी हार्ट बीट मिस करना, तो ये भी नहीं होगा। अब आंसर क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। स्टॉप का मतलब क्या होता है, स्टॉपेज यानी रुकावट, ठीक है? ऑल मतलब जितनी रुकावट है सबका सब। पुल आउट का मतलब क्या होता है, उसको बाहर कर देना। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में जितनी भी प्रकार की बाधाएँ हों आपके सफलता में, आपको सफल होने में रोकने वाले जितने भी बाधाएँ हैं, सबको क्या कर देना, खत्म कर देना। मतलब आप सबको एक साथ खत्म करने के लिए क्या करते हैं, जी-जान लगा के पूरा भरपूर प्रयास करते हैं। ठीक है? आइए इससे रिलेटेड ऑप्शन हम ढूँढते हैं। एक्टिव ऑल द टाइम, हमेशा एक्टिव रहना। अगला है प्लेजेंट एक्सपीरियंस एट एवरी स्टॉप, सभी स्टॉप पे क्या करना भाई, तो बढ़िया-सा अनुभव महसूस करना। अगला है स्मूथ सरफेस एंड ईज़ी लैंडिंग, तो ये होगा नहीं। टू मेक द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट टू अचीव समथिंग, हाँ, ये देखिए ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट यानी क्या करते हैं हम लोग, हर संभव प्रयास करते हैं अपने आप को सफल बनाने के लिए, अपने सफलता के मार्ग में आने वाले बाधाओं को दूर करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है रन अराउंड इन सर्कल। अब ये मान लीजिए कोई सर्कल है, ये मान लीजिए कोई सर्कल है। अब इसके चारों तरफ दौड़ने वाला कोई व्यक्ति हो, पहली बार दौड़ा, दूसरी बार दौड़ा, जितनी बार दौड़ेगा उतनी बार इसी के चारों तरफ दौड़ेगा। अब ये बताइए, आप इसके 100 चक्कर लगाइए, 1000 चक्कर लगाइए, 2-4 लाख बार आप इसके चक्कर लगा लीजिए। कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है क्या आपको? कुछ बहुत बड़ा मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत ही मिलेगा, ठीक है? और आपका जो एफर्ट होगा, वो एफर्ट भी कैसा रहेगा? वो भी लिमिटेड ही रहेगा, बहुत बड़ा एफर्ट आपने लगाया नहीं, ठीक है? चलिए, अब आ जाइए इससे रिलेटेड ऑप्शन हम लोग ढूँढते हैं। तो पहला ऑप्शन है टू लीव एवरी जॉब अनफिनिश्ड, यानी प्रत्येक काम को अधूरा छोड़ देना। अगला है टू फाइट विथ एवरीबॉडी, सबके साथ लड़ाई करना। अगला क्या है टू मेक फन ऑफ एवरीबॉडी, सबका मजाक उड़ा देना। अगला क्या है टू बी वेरी एक्टिव बट विथ फ्यू रिजल्ट, तो आपका जो रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, थोड़ा बहुत ही मिलेगा, थोड़ा बहुत रिजल्ट से संबंधित, थोड़ा बहुत एफर्ट से संबंधित। ऑप्शन हमारा क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा दोस्तों,
ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्विकन द पल्स। पल्स क्या है भाई, तो हार्ट बीट, ठीक है। जो पल्स है उसको क्या कर देना, बढ़ा देना। अब ये पल्स आपका बढ़ता कब है, जब आप या तो हार्ड वर्क करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो पल्स रेट होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपका नर्वसनेस बढ़ जाता है, आप नर्वस हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड ऑप्शन ढूंढते हैं। टू फिल वन विथ एक्साइटमेंट, यानी क्या करना, किसी को एक्साइटमेंट से भर देना। अगला है टू बी गुड लुकिंग, मतलब दिखने में अच्छा लगना, तो ये होगा नहीं। अगला है टू बी फेयर स्किन, यानी कि दिखने में आपका जो कलर है वो फेयर होना, तो ये होगा नहीं। अगला है टू बी बिंग वेग, यानी अस्पष्ट होने के कारण, ठीक है, या अस्पष्ट होना, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही आंसर बनेगा, आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, येलो बेलीज। अब बेली का मतलब क्या होता है, पेट होता है। अब येलो का मतलब क्या होता है, पीला होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पीला दो प्रकार का संबंध रखता है। एक तो पीलापन जो होता है वो दिखाता है, वो ये दिखाता है कि आप बीमार हैं, आप ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है, लेस एनर्जेटिक है। दूसरा येलो बेलीज, आपका जो स्किन है, आपका जो चेहरे का लुक है, वो जब जॉन्डिस नाम की एक बीमारी होती है, तो किसी भी व्यक्ति का चेहरा कैसा दिखना शुरू हो जाता है, येलो। और पूरा का पूरा केवल चेहरा ही नहीं, बल्कि पूरा बॉडी, चाहे वो पेट हो, हाथ हो, पैर हो, सब में कहीं न कहीं पीलापन दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब उस अवस्था का जो व्यक्ति होगा, वो ना तो कोई रिस्क लेना चाहेगा, ना कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है। अब यदि लोगों को पता नहीं हो कि वो व्यक्ति जॉन्डिस का शिकार है, या वो व्यक्ति लेस एनर्जेटिक है, या वो व्यक्ति बीमार है, तो लोग क्या कहेंगे, जहाँ कहीं भी कोई बहादुरी वाला काम करना होगा, वहाँ पे बाकी लोग उसको ज़्यादा एक्टिव नहीं देखेंगे, तो लोग क्या बोलेंगे, कायर है, डरपोक है, या कह सकते हैं कि कामचोर टाइप का है, ठीक है, ऐसा लोग उसको बोलेंगे। अब इससे रिलेटेड आइए ऑप्शन देखिए, झिलट, झिलट यानी कि जिद्दी, हठी, साहसी, ठीक है। कावड़, कावड़ क्या होता है भाई, तो डरपोक। अगला स्केप्टिक, संदेहास्पद, संदेह करने वाला व्यक्ति। अपसेट स्टमक, यानी पेट का अपसेट होना, तो ये पेट के अपसेट होने से कोई मतलब नहीं, डाउटफुल होने से कोई मतलब नहीं। जिद्दी, साहसी, हठी होना, जोशीला होना, यह है नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है, और ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अग्रास वीडो। वीडो क्या होता है भाई, तो विधवा। ग्रास वीडो का मतलब एक ऐसी महिला होती है जो अपने पति से, अपने बॉयफ्रेंड से, जैसे मान लीजिए कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हो, ठीक है, 2 4 10 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हो, लेकिन अब वीडो का यूज करते हैं किसके लिए, हम लोग फीमेल के लिए, लेकिन उसका जो मेल पार्टनर हो वो अचानक से उसको छोड़ के फरार हो गया हो, ठीक है, और फिर पता चला कि लंबे समय से फरार है, बहुत दिन हो गया उसको वापस आए, ठीक है। तो ऐसा कोई भी महिला हो, ऐसी कोई भी फीमेल हो जिसका जो मेल पार्टनर है वो लंबे समय से उसके पास नहीं हो, या तो वो विधवा हो गई हो, या उसका जो मेल पार्टनर है वो उसको छोड़ के लंबे समय से फरार हो किसी कारणवश, ठीक है, उसके पास नहीं रह रहा हो, या महिला तलाकशुदा हो, डाइवोर्सी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिला के कहानी वैसी ही है कि उसका जो मेल पार्टनर है उसके पास लंबे समय से नहीं हो। आज ये इससे रिलेटेड ऑप्शन ढूंढते हैं। अ वुमन डाइवोर्स्ड और सेपरेटेड, तो एक ऐसी महिला जो डाइवोर्सी हो या सेपरेटेड हो। अ क्लोज फ्रेंड, कोई मतलब नहीं। कावर्डली पर्सन, डरपोक व्यक्ति होगा नहीं। पावरफुल पर्सन होगा नहीं। एक ही आंसर बना हमारा, वुमेन से संबंधित और वुमेन के नेचर, जैसा कि हमने आपको बताया कि उसका मेल पार्टनर उससे दूर हो, उससे रिलेटेड एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला है, और रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। अब जरा ध्यान दीजिएगा, रोलिंग स्टोन का मतलब क्या है, लुढ़कता हुआ जो पत्थर है, लुढ़कता हुआ जो पत्थर है वो मास गेन नहीं करता, वो मांस को इकट्ठा नहीं कर पाता, वज़नदारी नहीं रखता, उसमें वज़न नहीं होता, ठीक है? उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं होता। कहने का मतलब ऐसा है कि हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी यहाँ काम करते हैं, कभी वहाँ काम करते हैं। ऐसे लोग जो हैं अपना पहचान नहीं बना पाते, तो आपको अपना पहचान जीवन के किसी भी क्षेत्र में बनाना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको रुकना चाहिए, आप में ठहराव होनी चाहिए। यही आप में से कई बच्चों के साथ भी होता है, कभी इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं, कभी उस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं, और फाइनली पता चलता है कि ना ये एग्ज़ाम निकल रहा है, ना वो एग्ज़ाम निकल रहा है, अब आप कहीं के बचे नहीं, ठीक है? तो आपका जो डेस्टिनेशन है, आपका जो गोल है, आपका जो एम है, वो सब क्या होना चाहिए? एकदम फिक्स होना चाहिए, और उसको गेन करने की आपकी जो स्ट्रैटेजी है, वो भी कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए और सही होना चाहिए। आइए इससे रिलेटेड हम लोग ऑप्शन ढूँढते हैं। अ पर्सन हू डज़ नॉट सेटल इन वन प्लेस, एक ऐसा व्यक्ति जो एक स्थान पे सेटल नहीं होता, लंबे समय तक एक ही स्थान पे नहीं रहता, डज़ नॉट गेन वेल्थ, नेम और फेम, तो उसको ना तो पैसा मिलता है और ना ही नेम और फेम गेन कर पाता है। अ पर्सन हू डज़ नॉट सेटल एनीवेयर, एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं भी सेटल नहीं होता,
ठीक है, फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए वो कहीं भी सेटल नहीं होता एंड इज ऑलवेज सर्चिंग फॉर गोल्ड, हमेशा गोल्ड की सर्च करते रहता है, यानी कि अच्छी अपॉर्चुनिटी की सर्च करते रहता है, उसके चक्कर में वो कहीं भी टिक नहीं पाता, तो ये होगा ही नहीं, कहीं टिकेगा ही नहीं, तब तो कुछ होगा ही नहीं। अ पर्सन हु सेटल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबे समय तक कहीं टिक जाता है एंड लीड्स अ बोरिंग एंड यूजलेस लाइफ, और वो उसके साथ क्या होता है भाई, एक बोरिंग और यूजलेस लाइफ को वो कैरी कर लेता है, तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अगला देखिए, अ पर्सन हु सेटल्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो थोड़े समय के लिए रुकता है कहीं पे, रन्स फॉर प्लेस टू प्लेस एंजॉइंग, और एंजॉय करने के लिए क्या करता है भाई, एक स्थान से दूसरी जगह आता जाता रहता है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है रीच फॉर द मून। मून का मतलब क्या होता है, चांद। रीच मतलब पहुंचना, तो या तो चांद तक पहुंचने का आप प्रयास कीजिए या चांद को पाने के लिए आप चिल्लाइए, इन दोनों का मतलब एक ही निकलेगा। इम्पॉसिबल काम को आप पॉसिबल बनाने का प्रयास कर रहे हैं या आप यूजलेस एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा चीज जो असंभव है उसको आप करने का प्रयास करें। आइए आंसर रिलेटेड ऑप्शन ढूंढते हैं। ट्राइंग समथिंग अनअटेनेबल, यानी एक ऐसा चीज जो अनअटेनेबल है, मतलब क्या है भाई, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए प्रयास करना। अगला है कीप वर्किंग कॉन्स्टेंटली, यानी लगातार मेहनत करना। अगला है क्लाइंबिंग द रॉन्ग ट्री, यानी गलत पेड़ पे चढ़ जाना। अगला है ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब एक ही चीज होगा, जो अचीवेबल चीज है उसको प्राप्त करने का प्रयास करना, यानी कि असंभव प्रयास करना, असंभव को संभव बनाने का प्रयास करना। ठीक है, तो आज के अपने इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।